नोट्स बेस्ड ऑन कंडीशंस। अच्छा, होता क्या है इस टॉपिक की एक बड़ी दिक्कत ये है कि ये हमारे किताबों में नहीं मिलता है। चैप्टर ढूंढो तो किताबों में नहीं मिलेगा। तो जब किताबों में नहीं मिलता है तो स्टूडेंट पढ़ भी नहीं पाता। भाई समस्या ये आती है प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं या ध्यान ही नहीं देते हैं क्योंकि मिलता ही नहीं पढ़ने के लिए। लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तय है। अब आपको पता है यूपी पुलिस में 2011 में ये तब से आना शुरू हुआ था, बराबर आ रहा है हर साल हर परीक्षा में। मैं अभी ओरिजिनल क्वेश्चन करवाऊंगा अभी इसका, जो आपकी इस परीक्षा में आया हुआ था। ठीक है, शर्तों पर आधारित समस्याएं, शर्तों पर आधारित समस्या। जैसा कि इसका चैप्टर का नाम है उसी तरह से इसका काम भी है कि सर आपको पहले शर्तें दी जाएंगी, उसके बाद आपको सवाल लगाने होंगे उन्हीं पर आधारित होकर। आइए शर्तें शुरू करते हैं, कंडीशंस स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा शर्तें दी जाएंगी, उसके बाद आपको उन्हीं पर आधारित सवाल लगाने होंगे। और एक फायदे की बात यह है कि पेपर में जब इसके प्रश्न आते हैं तो एक नहीं आते, सीधे सीधे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सॉरी 2 या 3 कह रहे हैं, 4 या 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। तो फायदा यह है कि बल्क में क्वेश्चन मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर है बेटा जो हमें पेपर में बढ़त दिलाते हैं। सुनिए, देखिए होता क्या, जब आप अभी भी किसी भी जगह आप देखना, कोई भी कोचिंग हो, चाहे वो किसी लोकल किसी कस्बे की बात कर ले, लोकल किसी शहर की बात कर ले, या फिर बात कर ले दिल्ली तक, किसी भी जगह पर, चाहे कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, कोई भी जगह, हर जगह पर, चाहे किसी कस्बे में भी हो कोई कोचिंग खुली हो, सर उनमें अगर रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, स्टूडेंट रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैं कानपुर को भी मैंने शामिल किया हुआ उसी में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उनमें क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट और मोस्टली टीचर्स केवल यही गिने चुने चैप्टर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। कौन कौन से गिने चुने? क्लॉक, कैलेंडर, डाइस जिसे आप पासा कहते हो, क्यूब, क्यूबॉइड, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग और बहुत ज्यादा सेटिंग अरेंजमेंट पजल। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा सा अच्छा पढ़ा दिया जाता है, डिटेल में चले जाते हैं तो फिर सिलोजिज्म जिसको कथन डिस्कस करते हो ये भी पढ़ा दिया जाता है। कहीं पर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है या टीचर्स वाकई में सीरियसली पढ़ाते हैं, ये बहुत रेयर बता रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि चीजें तो हमें भी जानकारी में है और पता ही कैसे क्या होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा दिया जाता है। ठीक, नॉन वर्बल जो कि आप जानते हो अभाषित कर सकती, तो बेटा बस इसी में रीजनिंग खत्म कर दी जाती है। लेकिन देखा जाए तो पेपर में तो ये भी आते हैं, तो आप ये अगर आप नोटिस करना तो ये बहुत ही रेयर है जो स्टूडेंट पढ़ के जा पाते हैं। तो यही चीजें जो बेटा आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो तो क्लास में आप नोटिस करना, अगर पेपर देने गए हो तो शायद आप अकेले या आपके अलावा 1-2 लोग और होंगे जो ये क्वेश्चन लगा रहे होंगे। समझ रहे हैं? यही है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देते हैं, अलग बना देते हैं, आपका स्कोर बढ़ा देते हैं। चलिए, तो शर्तें बेटा हेडिंग डालिएगा, शर्तें, कंडीशंस। कंडीशंस, पहली शर्त है, पहली शर्त हमको दी गई, नोट करिएगा साथ। बेटा ये कहानी लिखिए, A has been $C का अर्थ है कि बोले। अब इसके आगे हम बोलेंगे वो आपको लिखना होगा बेटा। बोले कि A तथा B के गुणनफल में से, A तथा B के गुणनफल में से, A तथा B के प्रोडक्ट में से, A तथा B के गुणनफल में से C को घटाया जाए, C को घटाया जाए, means C is subtracted from the product of A and B। ठीक है बेटा, दूसरी शर्त अगली लाइन में लिखिएगा, दूसरी शर्त। दूसरी शब्द लिखिएगा, नोट करिए। बोले बेटा, नोट कर लिया। का
अर्थ है कि A तथा C के गुणनफल में A तथा C के गुणनफल में A तथा C के प्रोडक्ट में A तथा C के गुणनफल में B को जोड़ा जाए B को जोड़ा जाए ठीक है बेटा, आपने लिखा है कि means B is added to the product of A and C, means B is added to the product of A and C। तीसरी शर्त, नोट करिए बेटा, बोले लिखिएगा बेटा, का अर्थ है कि A तथा B के योगफल में A तथा B के योगफल में C से भाग दिया जाए। A तथा B के योगफल में C से भाग दिया जाए। आप लिख रहे हैं बेटा, means sum of A and B is divided by C, means sum of A and B is divided by C। अच्छा, चौथी और आखिरी शर्त लिखेंगे, A asterisk, जिसको स्टार भी पढ़ सकते हो, A स्टार B @C का अर्थ है कि बेटा, का अर्थ है कि देखिएगा आगे, लिखिएगा बेटा, लिखिएगा कि A में से B तथा C का गुणनफल, A में से B तथा C का गुणनफल घटाया जाए। A में से B तथा C का गुणनफल घटाया जाए। ठीक है, A में से B तथा C का गुणनफल घटाया जाए। ठीक, देखिएगा पेपर में आपको जब ये शर्तें दे दी जाएंगी उसके बाद आपसे 5 सवाल पूछेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 5 ही पूछेंगे। हाँ, शायद कभी 4 भी पूछ सकते हैं, मतलब एक आधे कम भी कर सकते हैं, लेकिन 5 की संभावना पूरी रहती है। तो अब आपको किया क्या जाएगा कि आपको ये शर्तें दी जाएंगी और जो हमने भाषा लिखवाई है वही लैंग्वेज आगे लिखी होगी। ठीक है, अब उस भाषा को बदलकर एक समीकरण का रूप देना वो जिम्मेदारी हमारी आपकी है, वो नहीं करके देंगे, वो आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए बताइए, पहले वाले में उन्होंने अर्थ क्या बताया? का अर्थ है कि अच्छा, पहले बोला A तथा B के गुणनफल में से C को घटाया जाए। तो बेटा इस बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A into B minus C? बोलिए, ये जो आपने भाषा लिखी है क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता कि A तथा B के गुणनफल में से C को घटाया जाए? ठीक है, दूसरे बोलो, सीधे गुणनफल में क्या करना है? B को जोड़ना है। चलिए, B को जोड़ा जाए। बेटा क्या आपके हिसाब से सही चल रहा है? A तथा C के गुणनफल में B को जोड़ा जाए। आगे बताएं, A तथा B के योगफल में C से भाग। अच्छा, ये वाली जो बात आपने कही, क्या इसको A प्लस B अपॉन C क्या ऐसे लिख सकते हैं? A प्लस B अपॉन C। भैया सही चल रहा है? अच्छा, अब लास्ट वाला बताओ क्या था बेटा? A को घटाया नहीं, A में से लिखा होगा, A में से B तथा C का गुणनफल घटाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें किसको घटाना है, तो A में से B तथा C का गुणनफल घटाया जाए। मतलब ये कहना क्या चाह रहे, समझो बात को बेटा। देखो, हर बार ABC तो आ ही रहा है, ABC से मतलब नहीं है, जो बीच में निशान है मतलब उससे। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ABC 3 चीजें, इसकी जगह कोई 3 नंबर भी हो सकते हैं। अगर कोई 3 संख्याएं आ जाएं और मान लेते हैं ये 2 चिन्ह लगे मिल जाए, ये 2 प्रतीक,
तो अगर कुछ ऐसी स्थिति मिलती है तो इस बात का अर्थ ये होता है, ठीक है, क्या होता है कि a गुणे b माइनस सी, अगर ये दो निशान लगे मिल जाए तो इसका अर्थ ये होता है। अच्छा, अब इस बात को याद नहीं कर लेना है कि सर अच्छा जीवन में हमेशा ही होता है कि अगर ये दो निशान मिल जाए तो फिर यही होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो उन्होंने शर्तें दे दी है, जैसी शर्त वैसा काम। हर सवाल में स्पेसिफिक कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को मोल्ड करना होगा, अपने सवाल को उस हिसाब से मोल्ड करना होगा। तो बेटा आपको ये प्रतीक अगर दिए जा रहे हैं तो इसका अर्थ ये निकल कर आ रहा है, ये प्रतीक तो ये अर्थ निकल कर आ रहा है। चलिए शर्तें हो गई, अब सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बेटा देखिए सवाल कैसे दिए गए, कैसे करने हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमको दिया गया, उसमें लिखा गया बेटा 5 has $7 और इज इक्वल टू लिखा गया के, फिर नीचे लिखा गया के एरो 5 रिवर्स एरो और 3 और हमसे पूछा गया, ठीक। अच्छा चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है सवाल को। एक सवाल हम लगा के बताते हैं, फिर जिससे कि आगे के आप लगा पाए, ठीक है। एक हम लगा के बता देते हैं जिससे कि आगे के सवाल आप लगा पाए आसानी से। चलिए आइए देखते हैं बेटा, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम भैया गौर करिए, हमको यहाँ पर सबसे पहले समीकरण दिया है कि क्वेश्चन दी गई है, ये जो समीकरण दिया है बस इतने को देखो, सभी लोग सामने देखो बोर्ड पे, तरीका सीखिए सभी लोग, क्योंकि आगे के सवाल आपको ही लगाने हैं बेटा, ठीक है। हम आपको एक बता रहे हैं, आप चलने का तरीका सिखा रहे हैं, पर चलना आपको ही आगे चाहिए बेटा, गौर करना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमको एक समीकरण दिया है, बस इतनी कहानी को देखो, आपको के को नहीं देखना है, बराबर को नहीं देखना, केवल इक्वेशन को देखो। तो 5 है $7 अब इसमें जो दो चिन्ह लगे हैं बेटा, दो निशान लगे हैं, अब ऐसे ही दो निशान क्या आपको किसी शर्त में दिए गए थे, तो बेटा इसका मतलब उस शर्त से हमको मदद मिल पाएगी, बिल्कुल मिल पाएगी। तो ये शर्त जो है, इस बात का अर्थ क्या होता था, a गुणे b माइनस सी। तो अगर हम एक काम करो, इस शर्त से उसको तुलना कर दो, कंपेयर कर दो। तो तुलना कैसे करेंगे कि इस शर्त को हम इसके ऊपर लिख देते हैं। हमने लिखा जैसे थोड़ी देर के लिए a has $C, तो अगर आप गौर करोगे तो बेटा जो ये हैश का निशान लगा है और जो डॉलर का निशान लगा है, ये तो वही आ रहा है, केवल a की जगह नीचे क्या आ गया, 5, b की जगह 7, c की जगह 4। इसका मतलब अब a का अर्थ 5 होगा, b का अर्थ 7 होगा, c का अर्थ 4 होगा। ये वैल्यू रखनी है, मान रखने हैं। अच्छा, इस कहानी को ऐसे लिखा जाता था a गुणे b माइनस सी, तो आप भी बेटा इसको a गुणे b माइनस सी लिखोगे, और a गुणे b माइनस सी लिखोगे तो बताओ कितना गुणे कितना। अब आपके पास संख्या क्या आ चुकी है, a की जगह 5, b की जगह 7, तो a गुणे b का मतलब कितना गुणे कितना, 5 गुणे 7 माइनस सी मतलब माइनस 4। भैया नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, a गुणे b माइनस सी, आपने इस तरह से सॉल्व किया, तो 7 पना 35 में से 4 गया, कितना बचेगा। तो क्या बेटा इस कहानी को हटाकर क्या इसकी जगह पर हम फाइनली 31 लिख सकते हैं। तो इस समीकरण को हल किया, 31 आ गया। 31 बराबर किसके, के। क्यों भाई स्पष्ट है, 31 बराबर के, क्लियर हो रहा है, 31 बराबर के, तो मतलब के का मान निकल आया 31। अब यही के का मान बेटा नीचे वाले के में हमको रखना है, हमने इसकी जगह 31 लिख दिया। अब इस समीकरण को हल करना है, इसको अब इसको हल करने के लिए भी तो देखो जरा, इसमें दो निशान लगे हुए हैं, क्या ऐसे ही दो निशान किसी शर्त में थे तो हमको मदद मिल जाएगी, हमको इससे मदद मिल जाएगी। तो इस शर्त से क्या मदद ले सकते हैं बेटा, ले सकते हैं ना। अच्छा, इस शर्त का मतलब क्या होता था, इसका अर्थ क्या होता था भाई, अगर आप तुलना कर दो, तो आप देखो a की जगह ऊपर 31, b की जगह 5, c की जगह 3, तो इसमें भी जो a b c है मान रख देंगे हम। अच्छा ये बताओ, इस शर्त का अर्थ होता था कि a गुणे c प्लस b, तो a गुणे c प्लस b, a गुणे c प्लस b, a गुणे c प्लस b, तो a गुणे c का मतलब कितना गुणे कितना, 31 गुणे 3, 31 गुणे 3 प्लस 5, बेटा यही होगा 31 93 और 93 में 5 जोड़ो कितना आया, नहीं समझ में आया। तो बेटा इस सवाल का जो फाइनल आंसर आया वो आया 98, ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन। क्या क्लियर हो गया भैया, बल्ले पड़ा,
ठीक, अब आप सवाल लिख सकते हैं। अब बारी आपकी, आप निपटा देना बाकी के पूरे सवाल। ठीक, अब हम इसके बाकी के 4 क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा, आप निपटा दीजिए। अच्छा, आंसर बोलना नहीं है साथ में, ठीक है? जो भी आंसर आए आप अपना आंसर निकाल के रख दीजिएगा, आंसर बोलने की नहीं हो रही, ठीक है? अभी फिलहाल हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको भी लग नहीं रहा है कि कोई आवश्यकता है, ठीक है? आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल के रखिएगा, फिर हम लोग मिला लेंगे आंसर। करिए बेटा। बढ़िया। हो गए? जल्दी करिए। हो गए? बस बोल देना आंसर। हो गए? शाबाश, बहुत बढ़िया। डन? जल्दी से करिए बेटा। अच्छा, नोट करने के साथ साथ में सॉल्व भी करना जिम्मेदारी है ना? सॉल्व भी आपको करना होगा। देवियों हो गए? शुरू करें?
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 5 5। क्वेश्चन नंबर 3 का है 18, बेटा 4 का है 0 और 5 का है 39 39। क्या कुछ मैच हो पाए? हो पाए? शाबाश। जो नहीं सॉल्व हो पाया या जिनको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, जिसमें दिक्कत हो, जल्दी बताओ मुझे, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। बोलो बेटा कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 जल्दी बोलो बेटा। आप लोग गर्ल्स किसी को कोई दिक्कत हो गया? भैया लोगों किसी सवाल में कोई समस्या जल्दी बताइए, उसको हम लगा देते हैं। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो आपका मैच नहीं हुआ वो बताइए। हाँ जी कौन सा? क्या कह रहे हैं? अच्छा दोबारा अब लेकिन सामने देखना बेटा, है नोट ना करना प्लीज, समझना बेटा। शुरू करें? ठीक। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो इतनी कहानी है, ये एक समीकरण है, ठीक है। अब इस समीकरण में कुछ निशान भी लगे हुए हैं, जैसे स्टार और एट द रेट। ऐसे ही दो निशान क्या किसी शर्त में मौजूद है? ये शर्तें क्या है? तो इसका मतलब इस शर्त की मदद से हमारा काम चल सकता है। अब इस शर्त का मतलब होता क्या था बेटा? a माइनस बी गुणे सी, a माइनस बी गुणे सी। अब यहां पर तो ए बी सी और वहां संख्याएं, तो कुल मिला के देखो जरा संख्याएं है कि नहीं? 40 3 3 है। तो ये जो ए बी सी है, इन्हीं की जगह तो वो संख्या दी गई होगी। तो इस बात का अर्थ होता था a माइनस बी गुणे सी। तो अगर आप तुलना करोगे तो a माइनस बी गुणे सी, तो a की जगह कौन आ गया है? कौन आ गया है? 40। बी की जगह 3, सी की जगह 3। तो a माइनस बी गुणे सी, तो बेटा 40 माइनस बी गुणे सी। तो बी गुणे सी का मतलब कितना गुणे कितना भैया? कितना? 3 गुणे 3। नहीं पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? तो 3 3 का 9, 40 में से 9 गया बेटा, कितना बचा? 31 बचा। तो आपने कहा इस समीकरण का हल आया है 31, और 31 बराबर किसके? p के। तो क्या नीचे वाले में p की जगह p को रिप्लेस करके हम 31 लिख सकते हैं बेटा? अच्छा अब हमको ये नीचे वाला इक्वेशन हल करना है, सॉल्व करना है। इसमें भी लेकिन दो निशान है। दो निशान है, कौन कौन से? हैज और डॉलर। क्या ऐसे ही दो निशान किसी शर्त में थे? हाँ थे। तो बस जैसे इस बात का मतलब निकल के आ रहा है, वैसे हम भी निकालेंगे मतलब। तो बेटा इससे तुलना कर देंगे, तो a इंटू बी माइनस सी। तो a इंटू बी माइनस सी, तो कितना गुणे कितना? 6 गुणे 6 माइनस 31। सही बेटा। 36 में से 31 गया, कितना बचा? 5। चलिए हेडिंग डालिए शर्तें, सभी लोग हेडिंग डालिएगा शर्तें। और अब आपको शर्तें लिखनी होगी पूरी साथ में। बोले लिखिए पहली शर्त, देखो बेटा हेडिंग डालिएगा शर्तें। पहले, यदि किसी सम संख्या के बाद में, यदि किसी इवन नंबर के बाद में, किसी सम संख्या के बाद में कोई अन्य सम संख्या हो, कोई अन्य सम संख्या हो, यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई अन्य सम संख्या हो, कोई अन्य सम संख्या हो, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। If an even number is followed by another even number, if an even number is followed by another even number, then they are to be added. तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। बेटा अगली कंडीशन लिखो, नेक्स्ट शर्त, शर्त नंबर 2, यदि किसी सम संख्या के बाद में, यदि किसी सम संख्या के बाद में, यदि किसी सम संख्या के इवन नंबर के बाद में कोई अभाज्य संख्या हो, कोई प्राइम नंबर हो, कोई अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने लिखा है इवन नंबर के बाद में अगर कोई प्राइम नंबर हो तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। सम संख्या के बाद में अगर कोई अभाज्य संख्या हो तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। शर्त नंबर 3 लिखो, तीसरी, यदि किसी विषम संख्या के बाद में, यदि किसी ऑड नंबर के बाद में, यदि किसी विषम संख्या के बाद में कोई सम संख्या हो,
इवन नंबर हो, कोई सम संख्या हो तो सम संख्या को विषम संख्या में से घटा देंगे। तो सम संख्या को विषम संख्या में से घटा देंगे। इवन नंबर को ऑड नंबर में से घटा देंगे। बेटा ब्रैकेट में लिखो, इसी शर्त में कोष्टक में लिखो, इसी शर्त में, यही शर्त हो जो है इसमें ब्रैकेट शुरू करो, कोष्टक शुरू करो। कोष्टक में लिखो विषम संख्या में से, विषम संख्या में से, विषम संख्या में से सम संख्या को घटा देंगे। विषम संख्या में से सम संख्या को घटा देंगे। ऑड नंबर में से इवन नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ब्रैकेट बंद कर लो। देखिए ये इसमें लिखा नहीं था, ये हमने लिखवाया अपनी तरफ से, क्योंकि आप गलती क्या कर सकते हो, पूरी संभावना है गलती करोगे ये वाली। जैसे हमने लिखवाया था, पढ़िए शर्त नंबर 3 में लिखवाया था कि विषम लिखवाया गया था, पहले कोष्टक वाला मत पढ़ना, उसके पहले वाला। हाँ, यदि विषम संख्या के बाद में कोई सम संख्या हो तो सम संख्या में से विषम संख्या को घटा देंगे। तो आपको ये लगेगा कि पहले गुरुजी ने सम संख्या बोला है, बाद में विषम बोला है, तो मतलब सम माइनस विषम करना है। आप ये गलती करोगे, हमको पूरा विश्वास है करोगे, ठीक है। और ये एग्जामिनर इसी उल्टे क्रम में देता है जैसे हमने आपको लिखवाया था, मतलब पहले बोला था, पर हमने आपकी सुविधा के लिए हमने कोष्टक में अलग से उसको सीधा करके लिखवा दिया, ठीक है। आपको ये देखना है कि में से किसके साथ लगा है, किसमें से घटाना है, ये इंपॉर्टेंट। चलिए शर्त नंबर 4 लिखो बेटा, चौथी शर्त लिखो। यदि किसी विषम संख्या के बाद में, यदि किसी विषम संख्या के बाद में, किसी ऑड नंबर के बाद में, ऑड नंबर के बाद में कोई अन्य विषम संख्या हो, कोई अन्य विषम संख्या हो, कोई अन्य ऑड नंबर हो, कोई अन्य विषम संख्या हो, तो पहली संख्या में, पहली संख्या में दूसरी संख्या का वर्ग जोड़ देंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर जोड़ देंगे। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या का स्क्वायर जोड़ देंगे। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या का वर्ग जोड़ देंगे, पहली संख्या में दूसरी संख्या का स्क्वायर जोड़ देंगे। बेटा पांचवी शर्त देखो, पांचवी, यदि किसी सम संख्या के बाद में, यदि किसी सम संख्या के बाद में, यदि किसी सम संख्या के बाद में, मतलब इवन नंबर के बाद में कोई भाज्य विषम संख्या हो, कोई कंपोजिट ऑड नंबर हो, कोई भाज्य विषम संख्या हो, कोई कंपोजिट ऑड नंबर हो, तो सम संख्या को विषम संख्या से भाग दे देंगे। तो सम संख्या को विषम संख्या से भाग दे देंगे। तो इवन नंबर को ऑड नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो इवन नंबर को ऑड नंबर से डिवाइड कर देंगे। बेटा ये शर्तें आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आपको पहले शर्तें दी जाएंगी, ठीक है, जैसे मैंने लिखवाई है, ये लिखी मिलेगी आपको, उसके बाद सवाल शुरू होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अच्छा, जिस तरह से बेटा हम दूर दूर लिख रहे हैं, ऐसे ही आप भी थोड़ा सा दूर दूर लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना जैसे हम लिख रहे हैं। बेटा इन्होंने हमसे पूछा, इन्होंने हमसे बोला
what will be the half of the sum of resultant of both the sets of numbers, ये इन्होंने हमसे बोला हुआ है। अच्छा, ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन, पहला विकल्प दिया है 116, दूसरा विकल्प आपको दिया है बेटा 132, तीसरा दिया है बेटा 232 और चौथा विकल्प दिया है बेटा, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 236 और पांचवा दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आइए देखते हैं। एक सवाल हम आपको करके बता देते हैं जिससे कि आगे के सवाल आप लगा सकें। शुरू करें भैया, स्टार्ट करें। चलिए, लिखने का काम रोक दीजिए थोड़ी देर, क्योंकि भैया सुनो तो अभी हम रुक हट जाएंगे, तो आराम से लिख लेना प्लीज। थोड़ी देर लिखने का काम रोक दीजिए भैया, लिखने का काम रोक दीजिए, थोड़ी देर रुक दीजिए, अभी हम हट जाएंगे, आराम से नोट करना। शुरू करें, समझ लेते हैं कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम बेटा ध्यान देना, सबसे पहली संख्या आपको 84 दिख रही है, 84। अब 84 एक सम संख्या होती है, इवन नंबर, ये आप सबको पता है। 84 मतलब सम संख्या, इवन नंबर। पहली संख्या 84 है, एक सम संख्या। उसके बाद वाली संख्या 21 है। ये जो 21 है ये है विषम संख्या। ठीक, तो देखा जाए तो सम के बाद में विषम संख्या, सही बात है, सम संख्या के बाद में विषम संख्या। अब आपको 5 शर्तें हमने लिखवाई है, पढ़िए। क्या कोई शर्त ऐसी लिखवाई है कि यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई विषम संख्या हो? सर पढ़िएगा, क्या ऐसी कोई शर्त लिखवाई है? यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई विषम संख्या हो, पढ़िए, इवन नंबर के बाद में कोई ऑड नंबर, ऐसी शर्त है? सर नहीं है, शर्त ये नहीं है। शर्त ये है कि यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई भाज्य विषम संख्या हो। अब भाज्य विषम क्या होगी? भाज्य का मतलब होता है जो किसी से कटे, जिसमें किसी का भाग जाए। तो बताओ 21 जो है क्या वो किसी से कटती है क्या? भाज्य भी और विषम भी है, काम बन गया। तो ये शर्त हमारे पूरे काम आएगी, ये वाली शर्त। इसको ढंग से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो इस वाली शर्त को जो तुम्हारे पास है। यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई भाज्य विषम संख्या हो तो इसको पढ़ लो अच्छे से। तो पढ़िए, तो करना क्या है? तो सम संख्या को विषम संख्या से भाग देना, मतलब 84 को 21 से भाग दे दे। 84 को 21 से भाग दे दो, भाग दे दो, कितना आएगा? तो बेटा इन दोनों को हटा के क्या इनकी जगह हम 4 लिख सकते हैं? क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? साथ में लिखना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा। ठीक, अब आपके पास में संख्या यहाँ पर है बची है 4। 4 है एक सम संख्या, मालूम है ना, इवन नंबर। 4 एक सम संख्या और उसके बाद में जो 13 है वो विषम संख्या। अब चेक करो क्या सम के बाद में विषम, ऐसा तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, ऐसी कोई शर्त है ही नहीं। सम के बाद तो विषम नहीं है। अच्छा, एक ये शर्त थी कि सम के बाद में भाज्य विषम, कॉम्पोजिट ऑड नंबर। तो सर ये भाज्य तो है ही नहीं, 13 अभाज्य संख्या में आती है। तो क्या ऐसी कोई शर्त थी, क्या ऐसी कोई शर्त थी कि सम संख्या के बाद में कोई अभाज्य संख्या? ऐसी कोई शर्त थी? क्या वो शर्त हमारी लग पाएगी कि नहीं? सम संख्या के बाद में कोई अभाज्य संख्या, उस शर्त को अच्छे से पढ़ लो, प्रॉपर पढ़ लो। तो दोनों को आपस में जोड़ा कर करना, देखिए बताइए प्लीज। हाँ भाई, गुणा कर देंगे तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना 13 चौको। क्या इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें क्या 52 आ गया? इस संख्याओं का जो पहला सेट था उसका रिजल्टेंट, उसका परिणामी निकल के क्या आया? 52। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ। 15 पहली संख्या, एक विषम संख्या है, और 11 ये भी विषम है। चेक करो कि ऐसी कोई शर्त है कि विषम के बाद विषम, विषम के बाद विषम, विषम के बाद तसल्ली से देखो बेटा, है ना, जल्दबाजी की। विषम के बाद में विषम, ऐसी कोई शर्त थी बेटा? उसको अच्छे से पढ़ो बेटा। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या का स्क्वायर जोड़ देंगे, दूसरी संख्या का वर्ग जोड़ देंगे, मतलब 15 में आप यही कहना चाह रहे हो कि 15 में 11 का स्क्वायर जोड़ देंगे। 11 का स्क्वायर तो बेटा क्या 121 लिख दे? 121 जोड़ दे इसमें, 121 प्लस 15 कितना? 136। क्या इन दोनों का फैसला 136 आया कि नहीं? अब 136 है तुम्हारे पास एक संख्या जो भी सम है, इवन है। 136 सम है, उसके बाद में जो 44 है वो भी सम है। पढ़िए कि ऐसी कोई शर्त है? सम के बाद में सम,
है? पढ़ो पढ़ो, उसमें क्या लिखा? सम की बात में सम हो तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, पक्का? सब इस शर्त को हमने अप्लाई कर दिया। 136 प्लस 44 कितना आ गया? 180। तो आपने कहा गुरुजी इन दोनों को हटाइए, फाइनल फैसला आया 180। तो पहले सेट का परिणामी 52, दूसरे सेट का परिणामी 180। अच्छा, दोनों संख्याओं के सेट के परिणामी दो आ गए, रिजल्टेंट दो आ गए। करना क्या? संख्याओं के दोनों सेट के परिणामियों के योगफल, परिणामियों का योगफल दोनों को जोड़ना है, योगफल का आधा। तो पहले तो बताओ योगफल कितना है? 232 आ गया। अब इसका आधा भी करना है, 116। चेक करो कौन सा ऑप्शन पहला। नहीं समझ में आया? ठीक है, कल की क्लास में मैं इसके और क्वेश्चन करवाऊंगा। अब आपको तरीका समझ में आई है, तब आप क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, शर्तें भी आपके पास में। ठीक है, चलिए कल की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। सुनिए, कल आपको एक सूचना देना भूल गए थे, उसको शायद आपने मेरे स्टेटस पे देखा हो या ग्रुप वगैरह में। आज से इंग्लिश का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये अभी 8 से 9। और ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है, ये विशेषकर ये फोकस करते हुए एसएससी सीपीओ एसआई, अगर कोई एप्लीकेबल होगा, मतलब किसी ने फॉर्म भरा होगा या इंटरेस्टेड होगा, एसएससी सीपीओ एसआई, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, ये सभी एग्जाम्स के लिए जो भी एलिजिबल है वो सारे लोग इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश क्लास से शुरू हो रहा, पहली क्लास है। अगर आप में से कोई भी फॉर्म भरा हो या भरना चाहता हो, ठीक है, तो पढ़ के देख सकता है। आज से स्टार्ट हो रहा। और हाँ, इसका एक टारगेट ये रखा गया है, इन परीक्षाओं का नाम मैंने क्यों लिया, लगभग 1.5 से 2 महीने में ये इंग्लिश कंप्लीट करवाया जाएगा इसमें इन परीक्षाओं के लिए, क्योंकि शायद 10 नवंबर से या 9 नवंबर से आपका सीपीओ एसआई स्टार्ट है पेपर, मालूम है कि नहीं? तो उससे पहले हम लोगों को कोर्स कंप्लीट करना है इंग्लिश का। उसके अलावा साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। मतलब प्रैक्टिस कैसे करवाई जाएगी कि भाई जो पढ़ाते चल रहे हैं उसके लिए शीट देकर आपको टेस्ट या कुछ अलग तरीके से प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ठीक, तो चलिए आज से पहली क्लास है, अगर आप में से कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं 8 से 9। ठीक, थैंक यू। भारत माता की जय।